हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो जीके का इम्पोर्टेंट सीरीज़ होता है, इसमें हम सीरीज़ को चालू करने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे और शायद ही ऐसा कोई आपको बताएगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आधारित हैं और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किस एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको एग्जाम का नाम बता दें तो ये सभी के सभी आज जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी के क्वेश्चन है। ठीक है। आज जो क्वेश्चन है वो जीडी के क्वेश्चन है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे एसएससी जीडी में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपको स्वर्ण कलम या जरीन कलम की जो उपाधि है वो हुसैन अल कातिब कश्मीरी को दी थी। वो किसने दी थी? अकबर ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दी थी। अब इसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण जो उपाधियां हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे कि सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश में राजा थे और अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। ठीक है। बस इसका डेट याद रख लेना कि 1542 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये 4 से 5 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, ये आप याद रख लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। सीरी कलम की जो उपाधि है वो अब्दुल समद को दी गई थी। महामात्र की जो उपाधि है वो नरहरि को दी गई थी। कंठाभरण की जो उपाधि है वो तानसेन को दी गई। और अमीर उल उमरा भगवान दास को ये पदवी दी गई थी, उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो ये पांचों पदवी जो हैं, उपाधियां जो हैं महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रख लेना है, लिख लेना है। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं टॉप 10। जैसे आपका पहले क्वेश्चन रहेगा उसका डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा क्या है कि निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। तो आपको बता दें कि अगर आपसे ये पूछा जाता कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुप्त वंश के प्रथम जो शासक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं गया है कि श्रीगुप्त के बारे में। हमसे ये पूछा गया है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त सम्राट पहला कौन था। तो बात करेंगे इसमें पहला जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये गुप्त वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, तीसरे शासक थे। कैसे? पहले आपके श्रीगुप्त हो जाएंगे, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त। ठीक है, तीसरे नंबर के हो जाएंगे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखेंगे क्या है, आपको व्याख्या अच्छे से पढ़ लेना है कि चंद्रगुप्त प्रथम इसका आंसर है। और व्याख्या में देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। और इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा शासक या तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 319 से 324 ईस्वी तक रहा था। और ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट और देखेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त ने गुप्त संबंध की स्थापना की जो कि 319 से 320 ईस्वी में। यहाँ पर एक नाम लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पर नाम याद रख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर क्या लिखना है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन और कविराज? तो यहाँ लिखा है समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जामों में बना भी है क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा। अगला पॉइंट बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो किस शासक ने की थी? कुमारगुप्त ने। वो भी कौन सा था? गुप्त वंश का शासक था। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास जो एक महान कवि थे, धन्वंतरी जो एक महान कवि थे, वो किनके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। लिखा है जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, ये रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक तो थी ही, इसके साथ साथ ये भारत किस तुर्की शासक की बेटी थी, ये पूछा जाए। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और पूछा जा सकता है कि भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो आपको इनमें से विकल्प लिखा है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम और गयासुद्दीन बलबन। तो रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल देख लेते हैं जो एग्जाम में बन सकती हैं। जैसे ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, हो गया। अब रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया था और पुरुषों के समान करवा या चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया करती थी। अब देखिए यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं। रजिया की जो शादी है वो अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की जो हत्या है वो 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल में कर दी गई थी। ठीक है, कैथल में की गई थी। और रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने क्या किया था, पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया, मतलब इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा रचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे बाणभट्ट के द्वारा जो रचित पुस्तक है इनमें से कौन सा है, अकबरनामा, हर्षचरित, अष्टाध्यायी या मालविकाग्नि मित्रम। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा हर्षचरित। इसके साथ साथ हर्षचरित और कादम्बरी, कादम्बरी भी पुस्तक इनकी है, इनकी ही है, बाणभट्ट की है। ठीक है, दोनों की महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए आगे इनकी डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में क्या है आपका, बहुत ही शानदार डिटेल है, शायद है यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। हर्षचरित, ठीक है, ये हो गया बाणभट्ट की पुस्तक हो गए। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य के लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। देखो कादम्बरी भी यहाँ पर आ गया है और हर्षचरित भी हमने देख लिया है। बस एक चीज याद रखना कि जो बाणभट्ट थे वो किस राजा के दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे 3 क्वेश्चन। और बाकी की उस समय की महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लीजिए, जैसे इतिहास की, जैसे अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की है, कालिदास, ठीक है, ये भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है इन्हें। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की है, ये संस्कृत ग्रामर या व्याकरण की पुस्तक है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। महाभारत वेदव्यास जी ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने, ये आपकी राजनीति से रिलेटेड है। कामसूत्र वात्स्यायन ने। बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखी थी। महाभाष्य पतंजलि ने लिखे हैं। मेघदूत कालिदास की पुस्तक है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत पूछी जाती हैं। एक बात करें, यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें हैं सारी नोट कर लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। बृहत संहिता बराह मिहिर से रिलेटेड है। सूर सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक है। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर 16 पुस्तकें यहाँ पर हो गई और ऊपर 2 हमने देख ली थी हर्षवर्धन की। तो लगभग 18 पुस्तकें जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक आपका चरक संहिता भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका क्या पूछा जा सकता है, चरक संहिता, चरक संहिता ये आपकी चिकित्सा से रिलेटेड है और जो चरक कवि हैं उनकी है पुस्तक। ठीक है, चरक महर्षि जो चरक है इनकी ये पुस्तक है, चरक संहिता। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही शानदार है कि तंजावुर या तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है वो निम्न में से किस भगवान या देवता को समर्पित है। तो भगवान कृष्ण हो जाएगा, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान गणेश। तो राजराजेश्वर की बात करेंगे तो ये भगवान शिव से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर जिसमें स्वर लगता है वो अधिकतर शिव जी के ही मंदिर है, जैसे केदारेश्वर हो जाएगा, है ना, वो महाकालेश्वर हो जाएगा। तो ये जो है ना, इनमें ज़्यादातर स्वर जो लगता है उसमें वो भगवान शिव से रिलेटेड मंदिर होते हैं। तो इसका 5 का ऑप्शन हमारा बी इसका राइट होगा। अब इसमें डिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे भगवान शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है जिसे हम बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इस बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण है
वो राज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजा का नाम याद रख लेना। 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली या जो द्रविड़ शिल्प कला है उसमें एक बना हुआ है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें सारे पॉइंट याद कर लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ है, हम्पी में, और किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर की बात की जाए तो ये मदुरै में है और ये शिव पार्वती का मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात की जाए ये तिरुवनंतपुरम में है और भगवान विष्णु से रिलेटेड है। लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है, तो ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो हम्पी आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक केआर हो जाएगा। मदुरै आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु होगा, टीएन हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम केरल हो जाएगा, तो केरला हो जाएगा। ठीक है, केरला। चलो, उसके बाद आपका लिंगराज मंदिर उड़ीसा हो जाएगा, ओडी भुवनेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण मंदिर हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेशन भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। अब जो बौद्ध तीर्थ स्थल है यह क्यों प्रसिद्ध है? आपने बौद्ध के बारे में पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होगी, मतलब सुनी होगी इनके बारे में। तो ये पूछा गया है यहाँ पर एक बोध गया स्थान है, ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा सही है। कि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके, यहाँ ज्ञात की जगह ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था, या यहाँ पर मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ था। तो हम बात करेंगे इनके जन्म की 4 घटनाएं होती हैं अलग अलग, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोध गया है, यहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब ये देखेंगे इसकी डिटेल कि ये किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो सारी डिटेल देखेंगे अब इस वाले में। तो देखेंगे क्या लिखा है आपका कि यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अगली, अब यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद भी हो गया था। उसके बाद जो इनका देखरेख किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, उसके बाद जन्म स्थान की बात की जाए लुम्बिनी नेपाल है। पिता की बात की जाए शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश की घटना जो है वो सारनाथ है। भाषा अगर बात की जाए तो पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, सारनाथ भी यूपी में है, श्रावस्ती भी यूपी में है। महापरिनिर्वाण की बात की जाए तो जो मृत्यु है वो कुशीनगर यूपी में, यानी कि सारनाथ यूपी, श्रावस्ती यूपी और कुशीनगर यूपी, सारा चीज़ यूपी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्ञान इनको बिहार में बोध गया में प्राप्त हुआ था। इसमें और भी ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन के रिजुपालका नदी थी, वो निरंजना नदी थी, रिजुपालका नहीं, गलत हो जाएगा, निरंजना नदी थी। ठीक है, और वृक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है। तो स्थान बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फिलहाल जितने हैं उतने याद रख लीजिए। अब आगे हम फिर देखेंगे इसके क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन 7वां कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण है तो निम्न में से किसके दौरान किया गया था या किसके शासनकाल में किया गया था? तो हम बात करेंगे पहले जो मंजिल है या काम जो स्टार्ट है कुतुब मीनार का वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया था। फिर उसके बाद जो काम संभाला था वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि जो कुतुब मीनार है उसका जो 5वां तल था उसका निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें से जो 5वां तल है कुतुब मीनार का वो बनवाया था किन के समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, कुछ डिटेल देख लीजिए इससे रिलेटेड कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल बनाई गई थी। अब यहाँ पर बात करेंगे अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु वह केवल इसके आधार का ही निर्माण कर पाया और इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और आगे बढ़ाया ऊपर तक। फिर 5वीं मंजिल जो कि अंतिम मंजिल है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, बाकी की देख लीजिए। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, ये शाहजहां ने बनवाई थी। लाल किला दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था।
और उसके बाद फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये गुप्त काल में बनी थी। हवा महल जयपुर में है, सवाई राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर पुरी में है, तो राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम 8वें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त, कौन सा नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो बात करेंगे इनमें आगर क्रॉफर्ड, चार्ल्स एटकिंसन, एच फाउलर और विलियम हंटर। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही विकल्प आगर क्रॉफर्ड। ठीक है, अब इसकी कुछ डिटेल बता देते हैं आपको। क्या याद रखना है आपको, क्या था आपको याद रखना है आपको कि ऑर्थर क्राफर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ऑर्थर क्राफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो ये दूसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। उसके बाद 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे में इसका इस निगम का गठन हुआ। ठीक है, नगर निगम का। ठीक है, तो पहले मद्रास में मतलब चेन्नई में, उसके बाद कोलकाता या कलकत्ता में, फिर बॉम्बे मतलब मुंबई में। ठीक है, तो ये तीनों याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे हम, चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो कौन सा ऐसा स्थान था? परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल, लाल किला। तो हम बात करेंगे शुरुआत में जो मुगल थे वो आगरा में रहते थे। उसके बाद जो लगभग 200 साल तक निवास स्थान रहा मुगलों का, वो कौन सा रहा? लाल किला, दिल्ली वाला। ठीक है, लाल किला दिल्ली वाला। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ डिटेल और देखेंगे इसके साथ साथ। क्या क्या डिटेल है कि लाल किले, इसका आंसर हो जाएगा लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ था। ठीक है, और लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 तक लगभग 20 सालों में हुआ था। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, जिसे हम सेकंड के नाम से जानते हैं। चित्रकला का स्वर्णिम काल ये जहांगीर का काल था। निरक्षक या निरक्षर मुगल शासक कौन था? अनपढ़ कौन शासक था? अकबर। ठीक है, लेकिन अकबर जो था छोटी उम्र से ही बहुत सारे युद्ध जीते थे, क्योंकि इसके जो संरक्षक थे वो कौन थे? बैरम खान थे। चलिए, अब बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की। ठीक है, अंतिम प्रश्न की। तो मीर जाफर को किस वर्ष प्रतिष्ठित किया गया था, या बंगाल के जो पुनः बंगाल के रूप में यहाँ नवाब लिखना है। ठीक है, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आप सीधा बात समझ लीजिए, मीर जाफर को किस समय बंगाल का नवाब प्रतिष्ठित किया गया था पुनः? तो 1746, 1647, 1674, 1763, 64। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 1764 में। सबसे पहले बात करें तो ये जो है बंगाल के नवाब के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये जुड़ गया था। कब? 1757 में। ठीक है, लेकिन इसे नवाब कब बनाया गया? 1763-64 में। 1757 में जब वो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, तब ये जुड़ गया था रॉबर्ट क्लाइव के साथ। चलिए, तो इसकी डिटेल और देख लेते हैं, उसके बाद हम अंत करते हैं अपनी वीडियो का। चलिए, 1763-64 में ये क्या होता? बनाया था। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था कब? 1763-64 में। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह प्लासी के युद्ध में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया और 1763-64 में उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। सबसे पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संधि और युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। खालसा पंथ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1699 में। डायरेक्ट डेट है, याद रख लीजिए। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1829 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके रिलेटेड और डिटेल भी पूछी जाती है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच,
या ऐसे ही सारे क्वेश्चन और बनेंगे, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो एक बार बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और शानदार प्रश्न आपको लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और एग्जाम में बनने के चांस होंगे। एग्जाम आपका कोई सा भी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या जीडी हो, या पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं इन बेसिक क्वेश्चनों के। तो अगर आप बताइएगा, अगर ये सपोर्ट करेंगे तो आप निश्चित ही इसी तरीके से छोटे से छोटा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।